तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया से लेकर उसके समीकरण लिखने तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले। इस वीडियो में 12 से भी ज्यादा टॉपिक को टच करेंगे और ऐसा समझा देंगे जो आपके डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा। प्रैक्टिकल करके समझाएंगे, पूरा का पूरा यहाँ पर जुगाड़ पाती रखे हुए हैं कि आपको पूरा प्रैक्टिकल समझा देना है। इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को टच करेंगे सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, ये चीज आपको समझाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे होता है, क्या विशेषता होता है रासायनिक अभिक्रिया का, कैसे पहचाने कि यही रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे कि आपको गैस की उत्पत्ति, यहां पर आपको अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में समझाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, क्या नियम है रासायनिक समीकरण लिखने का, और कोई भी रासायनिक समीकरण आप कैसे लिख सकते हैं नियम को, इस नियम को फॉलो करके। ये चैप्टर क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक पूरा का पूरा तैयार किया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया से लेकर और उसके समीकरण तक ये सारा टॉपिक में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यान लाइन एक्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर ये पूरा का पूरा वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको ध्यान से समझाते हैं। देखिए बोल रहा है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण, एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या, देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल नॉर्मल भाषा में समझाएंगे, हिंदी भाषा में, ठीक है, एकदम जो आप सिंप्लिसिटी से समझ सकते हैं, ठीक है। और एक आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे में आप एक बार देख लीजिए उसके बाद समझाते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। अब पहले एक नॉर्मल भाषा में समझते हैं तो ये भी बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपके घर में चाय बनता है, ठीक है, चाय बनता है तो ये नॉर्मल भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चाय बनता है तो क्या करते हैं कि आपके घर में दूध होता होगा, ठीक है, तो दूध एक अलग पदार्थ है। देखिए क्वेश्चन है जब कोई पदार्थ, तो दूध एक अलग पदार्थ है, अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया किया। अन्य पदार्थ में एक दूसरा पदार्थ हम ले लेते हैं, कौन सा, तो यहाँ चाय पत्ती ले लेते हैं। तो दूध एक पदार्थ हुआ और चाय पत्ती दूसरा पदार्थ हुआ और दोनों पदार्थ को मिला दिए और उसको गर्म कर दिए, मतलब कि उसको क्या करा दिए, अभिक्रिया करा दिए। और अभिक्रिया कराने के बाद जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके एक भिन्न गुण वाले, देखिए एक ऐसा गुण का पदार्थ बना, एक ऐसा कलर ले लिया, न तो चाय पत्ती का कलर बचा और न दूधे का कलर बचा, एक नया कलर का जो हम लोग का प्रोडक्ट निकलता है, जिसको हम लोग बाद में प्रतिफल बोलते हैं। जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या, चाय निकलता है। जो चाय हम लोग पीते हैं ना, तो चाय पत्ती काला था, इसका एक अलग गुण था, दूध उजला था, उसका एक अलग गुण था, दोनों को मिलाकर हम गर्म किए, एक भिन्न गुण वाले पदार्थ बन गया, एक नया गुण वाले पदार्थ बन गया। और ये जो अभिक्रिया हुआ, ये जो अभिक्रिया हुआ, इसी अभिक्रिया को तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का, जब एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का जो निर्माण करता है, वही प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए जैसे कि यहां पर बोल रहा है, उदाहरण में आपको हम पहले भी बता दिए, यहां पर बोल क्या रहा है कि मैग्नीशियम और ये ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम, मेरे पास तो मैग्नीशियम का रिबन नहीं है लेकिन मेरे पास एक कागज है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि मैग्नीशियम का रिबन है, मान लेते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं और इसको क्या कराते हैं, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है। देखिए यहां पर क्या किए कि इस रिबन को हम लोग यहां पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने के लिए इसको हम जला देते हैं, ठीक है। तो जैसे किए तो देखिए सबसे पहले इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुआ, यहां पर जल रहा है। अब सबसे पहले
इसको हम बुता दिए और यहाँ पर एक तो धुआं उत्पन्न हुआ, दूसरा चीज यहाँ पर एक राख बना। ये राख देख रहे हैं छोटा छोटा, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो। तो जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं, काहे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जला है, मानिए ये मैग्नीशियम का रिबन है और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना रहा है, ये बना रहा है राख, बना रहा है राख। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम। मेरे पास तो रिबन नहीं था, अगर मैग्नीशियम के रिबन को भी आप इसी तरीके से जलाइएगा ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लास्ट में प्राप्त होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। नॉर्मल एक एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है, ये समझा दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। दो एग्जांपल के माध्यम से समझाया कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके एक भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि प्रतिफल या अभिकारक क्या होता है। अब देखिए अभिकारक को सबसे पहले समझिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो इसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो प्रतिफल कहलाते हैं। हम लोग एक बार बैक टू एग्जांपल चलते हैं। हम लोग चाय पत्ती, चीनी, चाय पत्ती और दूध का एग्जांपल लिए थे। तो चाय पत्ती और दूध एक दो पदार्थ हुआ ना, तो जो दो पदार्थ भाग लिया, किस में भाग लिया, रासायनिक अभिक्रिया में। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या बनता है, वो बनता है अभिकारक। तो दूध और चाय पत्ती ये हमारा अभिकारक हो जाएगा। समझ में आया अभिकारक क्या हो जाएगा, दूध और चाय पत्ती ये हमारा अभिकारक हो जाएगा। और फल स्वरूप जब ये दोनों को मिलाने के बाद गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, चाय बनेगा ना, तो चाय जो हो जाएगा वो प्रतिफल हो जाएगा। जैसे कि ये रिबन में जब हम जला रहे हैं इसको, तो देखिए इस रिबन को हम जला रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जला रहे हैं तो ये तो रिबन जो है, रिबन और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है और रिबन क्या है, ये आपका है अभिकारक। और जैसे इसमें आग लगा दिए तो आग लगाने के बाद ये एक तापमान पर गर्म हुआ और इसको हम बुता दिए, और इसके बाद जो ये यहाँ पर राख बना, ठीक है, ये जो राख आपको दिखाई दे रहा है ये क्या बना, ये बना प्रतिफल। क्या बना, प्रतिफल। प्रतिफल को उत्पाद भी कहते हैं। तो अभिकारक क्या होता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो पदार्थ नए पदार्थ बनता है उसके फल स्वरूप नया पदार्थ जो बन रहा है उसको बोलेंगे प्रतिफल। आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके एक भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो फल स्वरूप बनता है जो पदार्थ, मतलब भाग लेने के बाद जो फल स्वरूप बनता है जो पदार्थ, वो प्रतिफल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता दिए कि दूध और चाय पत्ती क्या होगा, अभिकारक होगा, और फल स्वरूप जो पदार्थ बना है वो क्या हो जाएगा, वो प्रतिफल। मतलब चाय क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको समझाएं और आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, कैसे बन जाता है पदार्थ, कैसे दूध और चाय पत्ती आपस में अपने अणु परमाणु को कैसे मिला लेता है गर्म करने पर। यह चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु सबसे पहले टूटते हैं और वो परमाणु में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। दो, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल आपको देते हैं, परमाणु में परिवर्तित हुए और परमाणु में परिवर्तित होकर और फिर से सब सारा परमाणु मिलकर और फिर से अणु का निर्माण करते हैं और प्रतिफल बना देते हैं। अब देखिए नॉर्मल भाषा में समझिए, ऐसे डिफिनीशन तो यहां हम लिख दिए हैं, अब आप नॉर्मल भाषा में समझिए होता क्या है। जैसे कि मेरे पास दूध है, ठीक है, और मेरे पास चाय पत्ती है, तो दूध का भी अपना अणु है। अब आप कहिए कि अणु परमाणु सर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए सिंपल सा भाषा समझिए, अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है। देखिए एक लड्डू है मान लेते हैं, ठीक है, तो एक लड्डू है, उस लड्डू को हम दो भाग में तोड़ेंगे, ठीक है।
फिर से दो भाग में तोड़ेंगे, उसको दो भाग में तोड़ते जाएंगे, दो भाग में तोड़े, फिर से दो भाग में तोड़े, फिर से दो भाग में तोड़े, तो तोड़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो लड्डू बहुत छोटा हो जाएगा, और जब एकदम छोटा हो जाएगा फिर भी दो भाग में तोड़ देंगे, और जब एकदम छोटा हो जाएगा तो एक परिस्थिति ऐसा आता है कि वो लड्डू दो भाग में टूटेगा नहीं, और जब वो दो भाग में नहीं टूटेगा तो जो भाग बच जाएगा, मतलब इतना छोटा हो जाएगा कि जो भाग बच जाएगा उसी भाग को परमाणु बोलेंगे, जिसको दो भाग में नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो भाग बच जाएगा ना, सबसे छोटा वाला भाग, उसको परमाणु बोलते हैं। ठीक है, और वही दो या दो से अधिक परमाणु को मिला देते हैं तो अणु बन जाता है। सिंपल भाषा में आपको समझा दिए। अब देखिए सिंपल सा कि यहां पर जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, इसे जैसे लड्डू का एग्जांपल लिए तो ये कागज का ले लेते हैं, इस कागज को दो भाग में तोड़ दिए, फिर इसको 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 दो भाग में तोड़ दिए, तो एक तोड़ते 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 एक स्थिति तो जरूर ऐसा आएगा कि ये दो भाग में नहीं टूटेगा, है कि नहीं? तो जब एक स्थिति, वही स्थिति पर जो बच जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे परमाणु। तो अब यहां पर क्या होता है कि अभिकारक, जैसे यहां दूध हो गया और चाय पत्ती हो गया, तो जो दूध का परमाणु होगा, ठीक है, वो सबसे पहले जो दूध का परमाणु, मतलब पहले दूध का अणु समझिए, दो या दो से अधिक परमाणु के समूह को अणु कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अणु टूटेगा तो वो परमाणु बन जाएगा, तो दूध का परमाणु टूटेगा, ठीक है, और इधर चाय पत्ती का परमाणु टूटेगा। तो ये जब दोनों टूटता है तो टूटने के बाद आपस में मिल जाता है, क्या हो रहा है? आपस में मिल जा रहा है। तो दूध का भी परमाणु मिल गया, चाय पत्ती का भी परमाणु मिल गया, और मिलने के बाद उसको एक ताप पर गर्म किया जा रहा है तो वो अभिक्रिया कर ले रहा है, और जब वो अभिक्रिया कर ले रहा है तो उससे क्या बन जा रहा है? चाय बन जा रहा है। यही तो क्रिया विधि है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या होता है कि अभिकारक के जो भी अणु होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, आपस में, और टूटने के बाद वो परमाणु बन जाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि वो दोनों आपस में फिर से मिल जाते हैं, और मिलने के बाद प्रतिफल के अणु बनाते हैं, और वही चीज आपका क्या हो जाता है कि अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके आपका यहाँ पर इस तरीका से कार्य होता है, इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया होता है। आपके लिए डिफिनीशन हम लिख दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अणु परमाणु भी लगभग नॉर्मल भाषा में समझाए हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कहां पर पहचानेंगे? ठीक है, कि कौन रासायनिक अभिक्रिया का हो रहा है और कौन भौतिक अभिक्रिया हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचाने कैसे, क्या विशेषता होता है? तो देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना तो कुछ प्रमुख विशेषता देखने को मिलेगा, कोई भी जहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगा। सबसे पहला विशेषता क्या होगा? अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो गैस की उत्पत्ति हो सकती है। जहां पर आप देख रहे हैं कि कोई भी दो पदार्थ मिल रहा है, मिलने के बाद एगो गैस उत्पन्न हो जा रहा है, गैस निकलने लग रहा है, ठीक है, तो गैस की उत्पत्ति हो सकती है, अवक्षेप बन सकता है। रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो हो सके तो ताप में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कैसे गैस उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो गैस की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया, एक उदाहरण देकर समझाइए। आप बोलिएगा ना कि सर आप एक उदाहरण दीजिए कि कैसे होता है गैस उत्पन्न, तो आपको एक एग्जांपल भी दे देते हैं और समझा भी देते हैं। देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कई गैस उत्पन्न होती है। जैसे ले लेते हैं दानेदार जस्ता की अभिक्रिया। दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस उसमें से उत्पन्न होगा, बनेगा नहीं, हाइड्रोजन गैस क्या होगा? उत्पन्न होगा। तो यहां गैस की उत्पत्ति हो गया ना, ठीक है, कि दानेदार जस्ता की, ये याद कर लीजिएगा, जैसे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है दानेदार जस्ता की अभिक्रिया। जब दानेदार जस्ता की अभिक्रिया क्या हुआ कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में कराने पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। अब उसी तरीका से है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में पृथक हो जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है? विलयन में पृथक हो जाता है। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे अगर इसका देखिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन जब हम लोग डालते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन मतलब जल वाला विलयन है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन हम लोग डालते हैं तो यहां पर सिल्वर क्लोराइड
का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। मतलब एक छाली जैसा, दही जैसा जो अवक्षेप होता है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए अवक्षेप बन रहा है ना, अवक्षेप बन रहा है ना, तो अवक्षेप का बनना, तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो जहाँ अवक्षेप बन रहा है तो वहाँ समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, हम आपको सारा इसका, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और यहाँ पर तो आपको हम समझा ही दे रहे हैं। उसी तरीका से अगला है कि रंग में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट का बैंगनी रंग। पोटेशियम पर मैग्नेट का बैंगनी रंग में थोड़ा थोड़ा अगर नींबू का रस निचुरा जाए तो वो बैंगनी रंग गायब होने लगता है। अब देखिए रंग में परिवर्तन हो गया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके रंग में भी परिवर्तन होता है, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट का बैंगनी रंग में अगर हम नींबू का रस थोड़ा थोड़ा निचोड़ते हैं तो ये बैंगनी रंग गायब होने लगता है। गजब। तो यहाँ पर आप समझ गए। अच्छा देखिए कुछ रसायन, अब यहाँ पर अगला हम चल देते हैं। अगला क्या है आपका, यहाँ पर ताप में परिवर्तन। ये तो आप लोग पक्का देखे होंगे, 100% देखे होंगे। देखिएगा ताप में कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके ताप में भी परिवर्तन होता है, जैसे कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। अच्छा आप देखें कभी चूना पर, चूना नॉर्मल जो चूना होता है, ठीक है, पुचारा ये सब के लिए आता है ना, दीवार ये सब आती चूना, तो जो चूना का ढेला होता है उस पर जब जल गिराइएगा तो उसमें से उष्मा उत्पन्न होता है कि नहीं। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, कभी कली चूना या कोई ढोले पर जल गिराइएगा तो पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुआ, और उष्मा उत्पन्न ही नहीं वो गर्म भी हो जाता है। मतलब चूना जो होता है ना वो गर्म भी हो जाता है, मतलब उष्मा उत्पन्न हो रहा है और ताप में भी परिवर्तन आ जा रहा है। तो ताप में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके ताप में भी परिवर्तन होता है, जैसे कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। अब इसी तरीका से देखें तो अवस्था में परिवर्तन, ये तो आप पक्का देखे होइएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब होगा ना तो हो सके कि अवस्था में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिर जाता है, कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या देखिए मोम का कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित हो गया, और लेकिन जो नीचे गिरा है अगर उस मोम में भी बत्ती लगा के जलाइए तो जलने लगेगा। तो क्या उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं आ गया कि नहीं। तो इसी को बोला जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की कैसे आप पहचान कीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं। तो आप बड़ी सिंपल से, इसमें से कोई भी हो रहा है इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। या तो ताप में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, यहाँ पर गैस की उत्पत्ति हो सकती है, अवक्षेप का बनना हो सकता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल चीज है ये, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, हम सबका एग्जाम्पल देके समझा दिए। अब एक एक एग्जाम्पल आप आराम से देख सकते हैं, पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करके नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, समय बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, समय ज्यादा हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन पूछता है, सही बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए कुछ रासायनिक समीकरण को समझने के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सभी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित किया जाता है। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है सो समझिए। अगर यहाँ पर एक, आप पहले आपको ये समझा दे रहे हैं उसके बाद आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों एवं अनुसूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से समझिए, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों एवं अनुसूत्रों, क्या बोल रहा है, संकेतों एवं अनुसूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले के एग्जांपल ले ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्साइड है, और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो इतना बड़ा लिखना होगा, लेकिन इसको समीकरण के फॉर्म में हम आराम से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम को हम Mg लिख सकते हैं, प्लस का निशान है तो प्लस दे सकते हैं। अगर ऑक्साइड लिखना है तो हम O2 लिख सकते हैं, और ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, MgO बना रहा है ना। तो ये जो लिखाया पूरा, इसी को तो हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मतलब कि संक्षिप्त निरूपण। रासायनिक अभिक्रिया में ये पदार्थ भाग लिया है ना, इसी का छोटा रूप हम लिख दिए। मैग्नीशियम इतना बड़का था, इसको Mg लिख दिए, बात खत्म। ऑक्साइड इतना बड़का था, इसको O2 लिख दिए, बात खत्म। और मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना बड़का है, इतना बड़का मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको क्या लिख दिए, इसको लिख दिए MgO।
MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया जो था, इसी का जो क्या छोटा रूप, संक्षिप्त निरूपण किसके सहायता से? संकेतों और अनुसूत्रों की सहायता से। ऐसा ना कि कुछ लिख दिए, नहीं, अनुसूत्र जो इसका सूत्र होता है हर चीज का, उसके सहायता से इसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार और चलते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेतों एवं अनुसूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। शायद आपको पक्का समझ में आ गया होगा। लेकिन रासायनिक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने का भी नियम होता है। ऐसा ही हम रासायनिक समीकरण नहीं लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम है सो समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम जो होते हैं, मुख्य नियम इस प्रकार से हैं। अब सबसे पहले कौन कौन सा है सो समझते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम जो है, जो अभिकारकों को उनके अनुसूत्रों की सहायता से समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। यहां पर व्हाइट हम कर दिए हैं। तो देखिए, जो अभिकारक क्या होता है, अभिकारक जैसे ये एक सूत्र ले लिए, ठीक है, Zn प्लस H2SO4 से अभिक्रिया करके ZnH2SO4 प्लस H2 बना रहा है। मतलब कि ये जो दो गो चीज पहले अभिक्रिया कर रहा है, उसके बाद यहां पर क्या बन रहा है, ये तो ये इसका हो गया अभिकारक, और इधर वाला क्या हो गया, इधर वाला आपका हो गया प्रतिफल। ठीक है, मतलब प्रतिफल या उत्पाद इसको बोल लीजिए। तो अभिक्रिया में अभिकारक को क्या लिखा जाता है? समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, मतलब उस साइड लिखा जाता है। तो ये उस साइड लिखा ही जा रहा है। तो ये सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है सो समझिए। यहां पर दूसरा सूत्र है कि अभिकारकों के बीच जो चिन्ह होता है वो धन, मतलब प्लस का चिन्ह दिया जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं Zn, उसके बाद प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। तो यही प्लस का चिन्ह, ये दूसरा नियम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे सकते हैं, प्लस का चिन्ह, ये समीकरण लिखने का नियम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला क्या है कि जो अभिक्रिया हो रहा है उसमें जो प्रतिफल को लिखा जाता है वो समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, और प्रतिफल में भी जो अगला है, जो प्रतिफल में भी जो चिन्ह होता है वो भी प्लस का दिया जाता है। आप यहां पर सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर क्या है, सबसे लास्ट जो अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया को तीर के निशान से सूचित किया जाता है। यहां पर तीर का निशान देख रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए। और इस तरीके से रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण का ये 5 गो नियम है पूरा का पूरा, और इसी नियम से लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल नियम है। अरे देखिए, जो अभिकारक होगा उसको समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे, जो प्रतिफल होगा उसको समीकरण के दाईं ओर लिखेंगे। क्लियर? दूसरा चीज है, दोनों के बीच चिन्ह जो होगा वो प्लस का ही होगा, और जो अभिक्रिया कराने का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, तीर का निशान का दिया जाता है, एरो का चिन्ह दिया जाता है। बस इतना सिंपल है, बस इसको तो आदमी ऐसे याद कर लेगा। ठीक है, तो देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। रासायनिक अभिक्रिया से लेकर और उसका समीकरण लिखने तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कर दिए, खत्म कर दिए। अब आगे का वीडियो में हम बताएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, और संतुलित रासायनिक कैसे किया जाता है। अगर कोई समीकरण असंतुलित है तो उसको संतुलित कैसे कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही टारगेट और धमाकेदार वीडियो होने वाला है। एकदम लक्ष्य लेकर चलिए कि बोर्ड एग्जाम में तो फोड़ ही देना है इस बार। ठीक है, और एकदम धकगड़ वीडियो सब आ रहा है, धमाकेदार वीडियो आ रहा है। आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और पूरा का पूरा जो PDF है आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर और ध्यानलाइन X सर्च कीजिए और बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कीजिए। उससे भी सिंपल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डायरेक्ट ऐसे क्लिक कीजिए और यहां से PDF डाउनलोड हो जाएगा। मतलब टेलीग्राम पर पहुंच जाइएगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में सारा PDF है। दोस्तों बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।